वधु मूल्य, वधु मूल्य का प्रचलन देखने मिलता है। क्या होता था ये वधु मूल्य, बताइए। ब्राइड प्राइड क्या होता था? मैंने बताया था ना कि लड़की जो होते थे वो लड़के वाले को कुछ पैसे देते थे दहेज के टाइप में, और वो लोग क्या करते थे उसको वापस लौटा देते थे। तो ये क्या होता है? वधु मूल्य। ये भी पितृसत्तात्मक और वधु मूल्य सभी जनजातियों में क्या है? कॉमन है। ठीक है। और क्या बताया था? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ये ज्वाइंट फैमिली देखने मिलती थी। और हो गया था। चलिए अब देखिए आर्थिक, देखिए क्या थी इनकी आर्थिक विशेषताएं, किस पे डिपेंड रहते थे? कृषि में निर्भर रहते थे। ठीक है। और जिनके पास भूस्वामी होती थी उनको क्या बोलते थे? जिनके पास भूस्वामी, राजकोटू, राज था। अब इसका लिखिए सांस्कृतिक विशेषताएं, लिखिए सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए इनका विवाह, कौन कौन से विवाह प्रचलन में थे? कौन सा विवाह? क्षण विवाह, क्षण विवाह और राजी बाजी विवाह। क्या होता था क्षण विवाह? इसमें बारात लेके कौन जाता था? लड़के वाले। ठीक है। लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं। और एक कठौनी विवाह भी बताया था, उसमें उल्टा होता है, उसमें लड़की वाले ले जाते हैं बारात। ठीक है। क्षण विवाह का राजी बाजी, राजी राजी बाजी विवाह। ठीक है। राजी बाजी क्या? दोनों पक्ष तैयार हो जाए। ठीक है, राजी बाजी विवाह कहते हैं। एक और था लंब सेना, लंब सेना विवाह। ये क्या था? लंब सेना विवाह, जमाई राजा। और एक विवाह का और प्रचलन है इसका है अंतर जातीय विवाह, इंटर कास्ट मैरिज। अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह भी यहाँ पे देखने मिलती है, इंटर कास्ट मैरिज। कुछ विवाह जो है जो पूर्वी जनजातियों में देखने मिलती है। एक क्षण विवाह जिसमें लड़के वाले बारात लेके जाते हैं, और जो हमने गौंड ट्राइब में देखा था उसमें एक और देखा था हमने, कौन सा? पठौनी विवाह, जिसमें लड़की वाले बारात लेकर जाते हैं। तो हमने राजी बाजी, दोनों पक्ष तैयार है, तो राजी बाजी विवाह का भी प्रचलन है। और एक लंब सेना विवाह, लंब सेना विवाह मतलब जमाई राजा। ठीक है। और एक सेवा विवाह भी होता है, बताया था आपको, जो लड़का होता है वो लड़की वाले के घर में जाके कुछ सेवा करता है। ठीक है। और एक है अंतर जातीय विवाह, जो जानते हो आप ना, इंटरकास्ट मैरिज। इसके बाद हमने देखा था नृत्य। इसका नृत्य कौन सा था बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है? चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य। कैसे याद रखोगे आप? मैंने बताया था कि चटकोरा को आपको क्या करना है? कोरकू बना देना है, चटकोरा। तो चटकोरा लिखते हैं इसमें काफी मात्रा लगा के कोरकू, तो ये आपसे याद हो जाएगा कोरकू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हर एग्जाम में पूछा जाता है चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? कोरकू जनजाति से, कोरकू ट्राइब से। अभी कुछ पर्व मनाएगी, फेस्टिवल मनाएगी। कौन कौन से फेस्टिवल मनाती है बताइए? कौन कौन से फेस्टिवल मनाती है? हिंदू फेस्टिवल मनाती है। दशहरा, दशहरा भी दो होते हैं हिंदू में, एक याद रखिए। ठीक है। एक बसंत नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। चैत के समय पड़ता है जो हिंदू महीना है, जो पहला महीना पड़ता है,
तो उसके तहत क्या पड़ता है, जिसमें बसंत नवरात्रि कहते हैं, और एक होती है कौन सी, शारदीय नवरात्रि। तो उसमें आपने देखा होगा जो प्रचलन है, तो जवारे बोया जाता है, जो चैत वाली नवरात्रि होती है, और जो मूर्ति बिठाया जाता है वो शारदीय नवरात्रि होती है। एक हो गया दशहरा, दूसरा दिवाली। एक भारतीय ट्राइब से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति जो है जो दिवाली के शोक के रूप में मनाती है, तो पता है, सही है, थारू जनजाति, ये यूपी में पाई जाती है। ये अपने आप को रावण का वंशज मानती है, और दिवाली के समय क्या हुआ था कि जो राम भगवान होते हैं वो अयोध्या से वापस लौटे थे, तो उनके उपलक्ष्य में लोग ये जलाकर उनका स्वागत करते हैं। ये थारू जनजाति जो होती है वो दिवाली को क्या मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन पूछता है लिख लीजिए, कौन सी थारू, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, यूपी में। अपने आप को रावण का वंशज मानती है ये, ठीक है। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पे रावण का ससुराल कहाँ पर है, मंदसौर में। वहां पे भी रावण की पूजा होती है, ठीक है। चलिए, दशहरा है, दिवाली है, और कौन सा है त्योहार, इन लोग के ट्राइब्स के भी कुछ होते हैं, अमावस्या, हरियाली, हरियाली तीज, ये कुछ फेस्टिवल है जो लोग मनाते हैं। ये कुछ हिंदुओं के दशहरा है, दिवाली है, अमावस्या है, हरियाली है, ये कुछ त्योहार इन लोग मनाते हैं। ये इसकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हुई, यार सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, और धार्मिक भी हो गई। क्या धार्मिक इसलिए, धार्मिक विशेषता है, क्या है धार्मिक विशेषता भी बताएगा, ये अपने आप को, अपने आप को हिंदू मानते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग देवताओं की पूजा करते हैं, बड़ा देव, महादेव, ठीक है। और महादेव और चंद्रमा को भी इन्होंने, इन लोग बहुत मानते हैं, महादेव और चंद्रमा, चंद्रमा की पूजा करते हैं। जैसे मैंने आपको एक जनजाति बताया था कि जो नाग और घोड़े की पूजा करती है, कौन सी जनजाति, भील जनजाति, लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने। वैसे क्या है, महादेव और चंद्रमा की जो पूजा करती है, पूछ सकता है आपसे, और आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदू देवताओं की भी, जब हिंदू मानते हैं तो हिंदू देवताओं की भी पूजा करते हैं, जैसे हनुमान, गंगा, यमुना, है, जो भी हिंदू देवी देवता है, सूर्य है, ये भी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो पूजन करते हैं। क्या अभी भी कुछ विशेष लिखिए इनके बारे में, क्या है इनके बारे में कुछ विशेष स्पेशल। मैंने आपको बताया था कि पडियार और कौन सी, हाँ, उनको अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं, अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। मतलब कोरकू जनजाति में जो पडियार होते हैं और जो भूमको होते हैं, उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है कोरकू कास्ट में, ठीक है।
और अगर इससे सीधे क्वेश्चन आता है कि कोरकू मुक्ता कहाँ पाई जाती है, कोरकू मुक्ता आपको बताना है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में मिलती है, ठीक है। फिर मतलब पटियार और भूमि को अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं, और कोरकू मुक्ता कहाँ पाई जाती है, होशंगाबाद में। क्लियर? ये हमारी होगी कौन सी टाइप, कोरकू टाइप। समझ में आया? क्या क्या देखिए, एक बार देख लीजिए। याद रखना आपको, कोरकू जनजाति जो होती है वो कौन सी, कोरकू जनजाति जो होती है वो क्या, कहाँ से उत्पत्ति होती है, कोलेरियन शाखा से। किससे? कोलेरियन शाखा से। ये अपने आप को राजपूत का वंशज मानती है। किसका वंशज मानती है? राजपूत का। क्वेश्चन आता है और मेन जनजाति पूछेगा तो वो महाराणा प्रताप का अपना वंशज मानती है, क्योंकि मैंने बताया था हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसका जो कोरकू का अर्थ होता है, जो क्वेश्चन आया है वो क्या होता है, मनुष्य का समूह, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति से होशंगाबाद बैतूल मतलब साउथ साइड पाई जाती है मध्य प्रदेश की। और इंपॉर्टेंट इसकी जो उपजाति है आपको याद रखना है, नहाल और पठारिया। नहाल और पठारिया को भूलिए मत, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। नहाल और पठारिया किसकी जनजाति है, तो कोरकू की है। बाकी आप याद रख सकते हैं मवासी दुंगा, और एक होती है राज कोरकू, जिनके पास जमीन ज्यादा होती है। इनकी सामाजिक विशेषताएं देखते हैं, हमने देखा कि कितनी सत्तात्मक होती है, वधु मूल का प्रजनन होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। और पर आर्थिक देखें तो कृषि पर डिपेंड करती है, कृषि पर निर्भर करती है। और जो भूस्वामी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राजकोरकू के नाम से जाना जाता है। बस सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो इनमें कुछ विवाह प्रचलित है, चढ़ विवाह, है ना, राजी बाजी विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। और एक होता है लमसेना विवाह, और लमसेना विवाह के बाद अंतरजातीय विवाह। दो विवाह आपको याद रखना है, एक राजीवासी विवाह और एक अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोरकू के नृत्य को क्या कहा जाता है, क्या बोलोगे आप, चटकोरा नृत्य, तो याद रखिए। जो पर्व है, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाएंगे, क्यों मनाएंगे, क्योंकि भाई हिंदू अपना वंशज मानते हैं, हमारे हिंदू से ही आते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हिंदू त्योहार मनाएंगे। अमावस्या है और हरियाली है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। उनकी धार्मिक विशेषताएं देखिए, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, ना, बड़ा देव, महादेव प्रचलन में है, इनके प्रमुख देवताएं होते हैं। और महादेव और चंद्रमा की पूजा करते हैं ये। और हिंदू देवताओं जैसे हनुमान, गंगा, यमुना आदि के यहाँ पर प्रसिद्ध है। और एक विशेष इस पे पटियार और भूमको, ये अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, ये मुक्ता होशंगाबाद में। फिर अगली जनजाति लिखिए, कोल। कौन सी जनजाति है, कोल, ठीक है। कोल जनजाति बताएगा, ये मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनजाति है, बताया था मैंने आपको, सबसे बड़ी हील, हील के बाद गौंड, और गौंड के बाद कोल। देखिए कोल जनजाति, कोल जनजाति, कोल ट्राइब, ये आपको मध्य प्रदेश की पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में देखने मिलेगी, पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है। इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं हम। उत्पत्ति संस्कृत के, या ऐसा लिख लीजिए, मुरारी, मुरारी शब्द के हो या होरो, होरो, मुरारी शब्द के हो या होरो से होती है। अर्थ होता है इसका क्या, मानव। अर्थ क्या होता है इसका, मानव। क्या होता है, मानव। क्या अर्थ होता है, मानव होता है, ठीक है। किस शब्द से होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मुरारी, मुरारी शब्द के हो या होरो, हो या होरो शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है क्या, मानव। क्लियर?
दूसरी चीज, अब देखिए सीधा क्वेश्चन आता है कि रामायण काल में किस जनजाति का वर्णन देखने मिलता है। तो इस जनजाति का क्यों, क्योंकि ये अपने आप को सबरी भी मानते हैं। सबरी का आपने नाम सुना होगा, जो नीचे वेद खिलाई थी राम जी को, ठीक है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन पूछता है, सबरी जाति के सबरी जाति के। अगला लिखिए, और मूल जनजाति के बारे में लिखिए, है ना। क्योंकि इनका भौगोलिक विस्तार देखें, हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखें कि आपको कहाँ मिलेंगी। मैंने पूर्वी बता दिया, मतलब वो ये मुक्ता पूछेगा स्पेशलिटी कहाँ मिलती है, कोल्ड ड्राइव ज्यादा आपको देखने मिलेगी तो रीवा में। कहाँ पे, रीवा में देखने मिलेगी। और जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे सतना, हाँ, सतना से जे एस वर्मा करके एक व्यक्ति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं, हाँ, ध्यान रखिए। सतना की रीवा, शहडोल, यहाँ पर शहडोल में तो एक पनका ट्राइब भी देखने मिलती है। और ये पूर्वी क्षेत्र है इसका, सतना, रीवा, शहडोल। और एक बस याद रखना है आपको, जबलपुर। जबलपुर में भी कोल जनजाति देखने मिल जाती है। कोल जनजाति को तो समझ रहे हो, इस साइड आपको देखने देखेंगे आप, क्या होती है, खदानें बहुत ज्यादा देखने मिलती है। मतलब जो खदानों में काम करती हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोल जनजाति बोलते हैं। और हम इनका आर्थिक विशेषताएं देखेंगे कि कृषि के साथ साथ ही श्रमिक भी होती है, लेबर होती है। और लेबर के साथ क्या करते हैं, खदानों और कारखानों में काम करते हैं। आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पे आपको ज्यादातर क्या मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वहां पे आपको कारखाने देखने मिलेंगे, माइंस वहीं देखने मिलेंगी, सीमेंट का एरिया देखने मिलेगा। वहां पे ये काम करती है, उसी एरिया में फिर काम करती है। लॉजिक समझ रहे हो ना, पूर्वी साइड में क्लियर। भौगोलिक विस्तार समझ में आ गया। सतना, सतना की और रीवा, शहडोल, और एक थोड़ा सा याद रखिए, जबलपुर। यहाँ पे आपको ये देखने क्लियर। इसकी उपजाति देख लेते हैं, सब कास्ट जाति कौन सी है बताइए, सब कास्ट या उपजाति। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पूछता है कोल की कौन सी, तो रतौला, सॉरी रतौले है ना, रतो, सॉरी रोतले है, रोतले, रोतले है ना। दूसरी लिखिए, भड़किया, रोहिया, रौतले। रौतले सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। रौतले और एक भड़किया, एक कास्ट को मत भूलिए। एक होती है कौन सी, रोतले, एक होती है भड़किया, एक होती है रोहिया, है ना। और मवासी भी होती है इनकी। मैंने कोर्टू में पढ़ा था मवासी रुमा, इसकी होती है मवासी। कंफ्यूज मत होइए, उसमें हमने पढ़ा था मवासी रुमा उर्दू में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मवासी, और एक वासी करके जनजाति मैंने बताया था, लक्षद्वीप में पाई जाती है, बताया था ना। तो याद रखिए, वासी मतलब निवासी, हाँ, जो जिस क्षेत्र के आते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, रौतले, रौतले और भड़किया, ये कास्ट आपको याद रखना है, किसकी होती है, ये होती है हमारी कोल ट्राइब। क्लियर। उसके बाद अगला लिखिए, क्या है अब, सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं क्या देखने मिलता है इनके सोशल में। अब समझ में आ रहा है इनको क्यों ट्राइब बोलते हैं। ये सब चीज इनकी कल्चरल की, मतलब सोशल है, इनके इकोनॉमिकल है, इनके क्या होते हैं, रिलीजियस है, इनके फेस्टिवल सब उनसे डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इनको ट्राइब्स बोलते हैं। यही वजह है कि हम इनको क्या कहते हैं, ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
चलिए इनकी सोशल विशेषताएं देखिए क्या है। सबसे पहले तो वही देखिए जो सब में कॉमन है क्या, ये पितृ संतात्मक होते हैं। पितृ सत्तात्मक होते हैं, ठीक है। फादर की फैमिली में ज्यादा महत्व होता है इनका। दूसरी चीज देखिए इनकी जो पंचायत होती है, इनकी जो पंचायत होती है, पंचायत को क्या बोलते हैं ये बताएगा, क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोलते हैं कोल की पंचायत को? पंचायत को गोहिया, गोहिया कहते हैं। पंचायत को गोहिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? गोहिया, गोहिया से संबोधित करते हैं, क्योंकि पंचायत होती है ना उनको गोहिया कहते हैं। अगला लिखिए पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं देखने मिलता, नहीं देखने मिलता। पर्दा प्रथा मतलब बहुत सा रिस्ट्रिक्शन रहता है, किसी के सामने आप मत निकलो ना, ये रहता है। तो ये बहुत पुराने समय में बहुत प्रचलन चलता था। ये पर्दा प्रथा अगर आपको पुराने समय में देखने मिलेगा तो ऋग वैदिक पीरियड में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पर्दा प्रथा नहीं थी। और जैसे जब लेटर वैदिक पीरियड आता है या उत्तर वैदिक काल आता है तो वहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, और उस पीरियड में आपको पर्दा प्रथा है और बहुत सी जो है, तो हमारी क्या कहते हैं जो पुरुषत्व होता है जो दसवें मंडल में बात की गई है ना, तो उसको भी क्या होता है जन्म के आधार पर कर दिया जाता है, वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल से सब कुछ बिगड़ने लगता है, इसलिए तो उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंदू के जो फेस्टिवल थे बहुत ज्यादा कर्म कांड देखने मिल रहा था, और इसी वजह से फायदा उठा के बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना ऊपर हुआ। इसलिए आप देखिए कि बुद्धिज्म से जितने भी हिंदू राजा थे, आप बिंबिसार देखिए, उज्जैन देखिए, इन्होंने सबके अत्यंत मौत देखी है, तो सब क्या किया आपने, जितने हिंदू थे उन्होंने अपने आप को चेंज कर करके क्या करते गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनाते गए। कारण क्या है, अम्बेडकर जी की आखिरी में ये चीज को उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। कारण क्या है कि यहाँ पे कर्म कांड बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखते होंगे हिंदी के हिंदुओं के जो रिचुअल्स है, कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसका हाइपोक्रेसी है, पाखंड देखने मिलता है। ये करो वो करो, बहुत सी चीज होती है। यही कारण था कि जब सिक्स बीसी में अगर देखा जाए तो उस समय ही जो नए धर्म का उदय हुआ, कौन सा, बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म का उदय हुआ, और लोग उसकी तरफ मूव करने लगे थे। कारण पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें नहीं देखने मिलता। अगला देखिए, एक तो संयुक्त परिवार वही लिख लीजिए, संयुक्त परिवार एक इनमें अच्छी चीज रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। देखिए गहना प्रिय होते हैं, गहना प्रिय होते हैं, गहना प्रिय होते हैं, और साथ में गुदना, सुने और लोग गुदना क्या होता है, गुदना कहाँ का प्रश्न है बताइए मुझे, कहाँ पे गुदना होता है? आजकल इसको मॉडर्न जमाने में कहा जाता है टैटू, पुराने समय में इसको बोला जाता था गुदना, और आजकल आज जो मॉडर्न समाज है, सोशल है, उसको क्या बोला जाता है, टैटू है। पहले जनजाति ट्राइब्स की जाति थी उनको गुदना बोल दिया गया, आज जो मॉडर्न जो लोग टैटू वर्क बनाते हैं उसको हमने टैटू बोल दिया गया। तो गुदना का जो मेन प्रचलन है, ये जो एक ये जो आर्ट है, ये इसका जन्म जो होता है वो बिहार से होता है। जैसे आपने सुना होगा चौक पूरना, ये महाराष्ट्र का है। मेहंदी लगाना ये कहाँ का है, राजस्थान का है। ये सब एक आर्ट है, वो राजस्थान का है। वैसे जो गुदना है वो कहाँ से हुआ है, बिहार से। शुरुआत होती है कहाँ से होती है, बिहार से। चौक पूरने की शुरुआत महाराष्ट्र से, और फेस्टिवल होते हैं जो लोग पर चौक पूजते हैं ना। और एक और क्या बताया, मेहंदी, मेहंदी की जो प्रथा वहां से राजस्थान से, इसकी सूजन मेहंदी की आप लोग देखना, रियल टैग कहाँ मिला है,
राजस्थान में मिला, वो बिना बारिश के, तो बिना बारिश के मतलब एकदम नेचुरल प्रोसेस से वो मेहंदी बनाई जाती है, जिसको हम सरकार ने जेल टैग किया है। जेल टैग परमानेंट प्रोसेस में 10 साल के लिए रहता है। क्लियर? गहना प्रिय है, इनको बहुत पसंद है आभूषण, और आभूषण के साथ गुदना भी बहुत प्रिय है ना? जो बिहार का एक आर्ट है। ये हमारी इनकी क्या है सामाजिक विशेषता। क्लियर? अब अगला लिखिए आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं लिखिए। आर्थिक विशेषताएं क्या देखने मिलता है इनको? इकोनॉमिकल कंडीशन में इनकी ये इकोनॉमिक स्पेशलिटी क्या होती है, मैंने बताया। कृषि भी करते हैं, कृषि के साथ साथ कृषि के साथ साथ श्रमिक भी होते हैं। कब मनाया जाता है मजदूर दिवस, कोई बताएगा? अभी निकला है 1 मई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मद्रास में सबसे पहली लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में मद्रास से। इसी दिन में उसी दिन के हिसाब से 1 तारीख को क्या होता है मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है? कृषि के साथ श्रमिक भी होते हैं। तो ये भी बहुत एक्ट होता है, लेबर एक्ट बना है 1986 का। बहुत से रूल है, 44 डिग्री के बाद आप उनसे काम करवा नहीं सकते। महिलाएं हैं, अगर वो श्रमिक है तो उनको 6 बजे के बाद आप काम नहीं करवा सकते, तो आपको डबल वेजेस लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत से होते हैं, इनके संरक्षण के लिए आयोग बने हैं, अधिकारी नियुक्त होते हैं। ये लेबर ऑफिसर की नियुक्ति होती है, उनके हनन होता है, उनके संरक्षण में बहुत काम करते हैं। अम्बेडकर जी ने इनको बहुत से राइट्स देके गया है। तो शोषण होता था, ये दिक्कत होती थी। चलिए, कृषि के साथ क्या क्या करते हैं, ये श्रमिक भी होते हैं। और मैंने आपको बताया इसका मुख्यतः क्या है, कहा कारखानों कारखानों और कारखानों और खदान माइंस, खदान में काम करते हैं। काम, मैं आपको एक चीज मिस कर दिया, इसका कोरकू जनजाति में थोड़ा सा लिख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताया क्या, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, सिडोली प्रथा लिख लीजिए। सिडोली बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, सिडोली प्रथा का प्रश्न है ये कोरकू जनजाति में, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा इस पर प्रश्न है, क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर प्रश्न है कोरकू में, इसको थोड़ा लिख लीजिए। कोरकू ट्राइब में है सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा में क्या होता है, मृतकों को दफनाकर मृतकों को दफनाकर लकड़ी का स्तंभ बना दिया जाता है, स्तंभ का निर्माण किया जाता है। किसका? लकड़ी का। समझ आ रहा है? मृतकों को जब डेथ हो जाती है ना, तो उनको दफनाकर, दो प्रथा होती है, एक जलाया जाता है। आपको तो सिंधु घाटी शब्द मिलेगी तो वहां पे दो शब्द देखने मिलेगी, जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। ठीक है? तो मृतकों को दफनाकर लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है, पिलर बनाया जाता है, इंस्क्रिप्शन बनाया जाता है। ठीक है? एक विजय स्तंभ आपने राणा कुंभा का सुना होगा, है ना? चित्तौड़गढ़ में, है ना? एक महमूद खिलजी करके थे जो मंदसौर में बनाए थे स्तंभ, है ना? एक कीर्ति स्तंभ भी आपने सुना होगा। ऐसे बहुत है, महमूदी स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है दिल्ली में। ऐसे बहुत से स्तंभ है, पर इनमें एक ऐसी प्रथा चलती है कि मृतकों को दफनाकर लकड़ी का स्तंभ का निर्माण बनाया जाता है। जैसे आप मुसलमानों की मजारों में देखोगे, तब नहीं बना देते, हमारे यहाँ पर लकड़ी का बनाया जाता है। इसका प्रश्न देखने मिलता है कहाँ पर, कोरकू जनजाति में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडोली प्रथा किसकी है? कोरकू की है। कहाँ पे है? मृतकों को दफनाकर लकड़ी का स्तंभ का निर्माण किया जाता है। आर्थिक विशेषताएं देख रहे थे इसकी, कोल जनजाति की, ये मुख्यतः कारखाने और खदानों में काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कोल माइनर बोलते हैं। क्लियर? कारखाना ना फैक्ट्री कहा जाता है, और खदान
मतलब होता है माइन। और आपको पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ज्यादा कारखाने है खदान देखते हैं। क्लियर? ये होगी इनकी आर्थिक। आर्थिक के बाद क्या बचा? सांस्कृतिक लिखिए पहले। सांस्कृतिक। सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं कि कल्चरल कैसे क्या है, क्या विशेषताएं इनकी। सबसे पहले हम क्या देखते थे? विवाह। कैसे विवाह करते हैं? इनका विवाह सीधा हिंदू जैसे रहता है। हिंदू की तरह ही इनका विवाह होता है ना। हिंदू हिंदू जैसे ही विवाह का प्रचलन है। अब मैंने बताया था कितने विवाहों का वर्णन है हमारे ग्रंथों में। पुराने ग्रंथों में कितने विवाह होते हैं? 8 विवाह। 8 विवाह का प्रचलन है। ठीक है। तो इनके जो विवाह होते हैं बोलते हैं कि हिंदुओं में जैसे विवाह होते हैं, हिंदुओं में जैसे विवाह का प्रचलन देखने मिलता है वैसे इनके यहाँ पर विवाह होता है। पर्टिकुलर नाम नहीं, जैसे अपने वहां से अलग होते हैं ना, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, वो यहाँ पर नहीं देखने मिलते। हिंदुओं में जो विवाह होते हैं वही प्रोसेस है और वहीं से यहाँ पे विवाह देखने मिलते हैं। नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? फूल दहका। फूल बहुत इंपॉर्टेंट। ये फूल को भी हटा देता है, दहका भी पूछ लेता है। दहका नृत्य किससे संबंधित है? क्या बोलोगे आप? किससे संबंधित है? इससे फूल से। फूल शब्द को वो हटा देता है, तो दहका भी पूछ सकता है कि दहका शब्द किससे संबंधित है? क्या बोलोगे आप? फूल से। और फूल से समझ सकते हैं कि कोयला भी खदानों में भी काम करते हैं। आ रहा है क्लियर? अब इस साइड आप देखोगे तो कोयले की खदान भी इधर ही बहुत देखने मिलेगी आपको। मतलब हमारा जो पूर्वी क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ में आपको कोयला देखने मिलेगा, उड़ीसा में आपको कोयला देखने मिलेगा, और ऊपर जाता है झारखंड में भी, और इसी साइड ही कोयला है हमारा। ये समझ आ रहा है? मतलब भारत में भी अगर आप पूर्वी भाग देखोगे तो वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? खनिज देखने मिलेंगे, मिनरल्स देखने मिलेंगे। तो एक लॉजिक ही है। मध्य प्रदेश में भी अगर पूछे तो बालाघाट साइड आप देखिए मैग्नीज मिलता है, उधर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ही मिलेगा, उधर और चले जाओगे तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। मतलब ये वो एरिया ही है जो पूर्वी क्षेत्र वाला, जहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज देखने मिलते हैं। मतलब मिलते तो बहुत सी जगह है, मगर ज्यादा कहाँ मिलते हैं? क्षेत्र है कौन सा? तो नृत्य हो गया हमारा। कौन से नृत्य हो गए? टोल दहका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पर्व लिख लीजिए, फेस्टिवल। कुछ पर्व मनाते हैं, और अगर ये पर्व मनाते हैं तो हिंदू जैसे मनाते हैं। इनमें लिखिए अमावस्या। अमावस्या का बहुत महत्व रहता है ना। हरियाली की। और हिंदू देवता है तो दशहरा मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। ये इनमें देखना मिलता है। फिर विवाह कौन से होते हैं, नृत्य कौन से होते हैं, और पर्व कौन सा मनाया जाता है? क्लियर? अगला लिखिए। अब लिखिए धार्मिक विशेषताएं। क्या होती है धार्मिक विशेषताएं? बताइए। यहाँ पे क्या प्रचलन है, यहाँ पर कोई बताएगा? देखिए वही है, धार्मिक विशेषता में कुछ नहीं है। ये हिंदू देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जिनके प्रमुख देवताएं कौन से होंगे? प्रमुख देवता कौन से होंगे? वही होंगे हनुमान,
शंकर जी, गंगा, यमुना। बताएगा गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25 किलोमीटर बहती है ये। और यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलती है। ये इसे बंदर के नाम से जाना जाता है। 1465 किलोमीटर और ये इलाहाबाद के पास आके नदी का संगम है, कन्फ्लुएंसेस है वहाँ पे। कहाँ पे? इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती वहाँ पे आके मिल रहा है। क्लियर? और हमारे यहाँ पे जो नर्मदा जी है उसको शंकर की पुत्री माना जाता है ना, शंकरी भी कहा जाता है नर्मदा को, मां नर्मदा को। ठीक है, चलिए ये इनके प्रमुख देवता हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, कोल ट्राइब का, कोल जनजाति का, कोल जनजाति का वर्णन या मेंशन जो कोल जनजाति में जो हमारे प्रमुख ग्रंथ है उनमें पाया जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि रामायण काल में, महाभारत काल में कौन सी ट्राइब जो थी वो हमें देखने मिलती है। क्या हम लोग जो राम भगवान आए थे, जो वनवास के लिए गए थे, वो आसपास का क्षेत्र कौन से? दंड कारणाय वन जो होता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का लड़ा होता है ना, यही सब वन होता है फेमस उसके लिए। वहाँ उनके पास चिन्ह मिलते हैं। सतना में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पंचुलिया है, अत्रि ऋषि की जो वाइफ थी, वो सब चीज आपको काफी चित्रकूट में देखने मिलेगा। तो एरिया ही कहलाता है। तो ये कोल जनजाति किस साइड पाई जा रही है? तो आप लोग देखना कि इनका जो है पुराने जो प्रमुख हमारे ग्रंथ है उनमें भी इनका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछता है प्राचीन ग्रंथ में, और जो रामायण काल के समय अगर पूछेगी मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब्स वहां पर रहती थी, तो आपको बोलना है निषाद जनजाति। क्वेश्चन आ चुका है ये पॉसिबल में। कौन सी? निषाद जनजाति। निषाद राज करके आपने रामायण देखा होगा, तो आपने देखा भी होगा। कोल जनजाति का वर्णन वर्णन ग्रंथों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। कौन कौन से ग्रंथ देखते हैं? कौन कौन से? अगर आप देखेंगे मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण कितनी पुराण होती है कोई बताएगा? हाउ मेनी पुराण आर देयर इन आवर कल्चर? बताइए। 18। 18 पुराण होती है, और 18 पुराणों में सबसे पुरानी जो पुराण होती है वो कौन सी होती है? मत्स्य पुराण होती है। ठीक है, कौन सी पुराण? मत्स्य पुराण। इसी में विष्णु जी के 10 वर्णों, 10 अवतारों का जो उनका इनकारनेशन है, 10 के इनकारनेशन उनका वर्णन मिलता है किसमें? मत्स्य में ना? कुंभा अवतार ना? और वरा अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, वो सब पुरानी कहानी से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और मैं आपको हिंदू में एक बार पढ़ाऊंगा, अभी एक स्पेशल क्लास लेके आता था, मैं आपको हिंदू में बताऊंगा कि क्या उसका अल्टीमेट गोल है और क्या होता है। मैं उसको बताऊंगा कितने मठ होते हैं जो हमारे तीर्थ यात्री बनाए, किसने किया था? शंकराचार्य। तो अभी अपन पर हिंदुज्म का चैप्टर अपन करेंगे। आपको सब बताऊंगा क्या जिंदगी का मोक्ष रहता है, लोग अगर जन्म लेते हैं तो उनका अल्टीमेट गोल क्या रहता है, क्यों जीवन में उनकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से क्या हुआ, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। कभी एक हाथ लगाएंगे तो अपन पढ़ेंगे मत्स्य पुराण। ठीक है, ये कहाँ पे? ये मत्स्य पुराण में पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण आपको कौन से वंश में, वो प्राचीन जो वंश होते हैं, डायनेस्टी होते हैं, वहां पे देखने मिलती है। तो सातवाहन वंश, याद रखिए सातवाहन वंश ना, उसके समय मत्स्य पुराण का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। लिख लीजिए। और एक और पूछता है, यहीं से लिख लीजिए थोड़ा सा, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण आपको मिलती है मौर्य के समय, मौर्य पीरियड में। ठीक है, विष्णु पुराण। और एक और होती है कौन सी? वायु पुराण। वायु पुराण कहाँ देखने मिलती है? गुप्त के समय। ये गुप्त काल में देखने मिलती है, गुप्ता पीरियड में। ये कहाँ देखने मिलती है? विष्णु पुराण मौर्य में। और एक होती है मत्स्य, मत्स्य कहाँ पे मिलती है? सातवाहना। सब लोगों ने हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी राज किया है। गुप्त वंश के आपको बहुत से यहाँ पे मंदिर देखने मिलते हैं। नरसिम्हा कुमार मंदिर मिलता है, घुमरा का मंदिर मिलता है, बाघ की गुफाएं देखने मिलती है। बहुत सी चीज गुप्त वंश जो हमारे यहाँ पे किए हैं उनके बहुत से कान देखने मिलते हैं, बहुत से यहाँ पे उनके चिन्ह देखते हैं। और भी मिलते हैं अशोक राज्यपाल का, काका, उज्जैन का ना? और सातवाहन वंश के भी देखते हैं कि जो रुद्रतामन था और नहपन था, उनका युद्ध देखने मिलता है ना? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में मिलता है, फिर उसके सम्राट को सर्वनाश करके फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता है ना? तो बहुत सी चीजें सब जुड़े हुए हैं। तो कोल जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। दूसरा, रामायण,
किसने लिखा है रामायण? किसने लिखा है रामायण बताइए? वाल्मीकि जी ने, है ना। और इसी में एक और आती है रामचरितमानस, वो किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। ठीक है, और वाल्मीकि, और ये 7 खंडों में बटी हुई है। किष्किंधा कांड, लवकुश कांड, अयोध्या कांड, वैसे 7 खंडों में बटी हुई है क्या? रामायण। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की है ना। तो बताऊंगा कहानी, कभी स्पेशल क्लास रखेंगे अपन, तो मैं तुलसीदास जी की आपकी बायोग्राफी बताऊंगा कि रत्नावली और कैसे तुलसीदास जी की जो बहुत उनकी प्रेम कथा बहुत फेमस है, और कैसे वो बहुत आगे गए, है ना। मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे तुलसीदास जी। किताबें बताऊंगा। तो आपने हनुमान चालीसा भी देखा होगा, वो भी किसने लिखा है? किसने लिखा है हनुमान चालीसा? वो भी तुलसीदास जी ने लिखा है। आप लोग पढ़ते हो ना, वो भी लिखे रामचरितमानस, कवितावली, विनयवली, दोहावली, सारी की सारी उनकी किताबें हैं। चलिए, तो रामायण देखने मिलता है। महाभारत, महाभारत किसने लिखा है? ये महाभारत वेद व्यास। ये और भगवत गीता, इसका इंग्लिश में भी अनुवाद करते हैं विलियम विल्किस, व्यक्ति होते हैं तुम्हारे भाषण में समझ आते हैं, वो भी इसका क्या इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। और महाभारत को हम फारसी शब्द में अकबर के समय में अनुवाद आयोग बनाया गया, और इसका जब फारसी में अनुवाद कराते हैं तो उसको बोलते हैं रजनामा। क्वेश्चन आ चुका है, 1 करोड़पति में 50 लाख का क्वेश्चन था क्या? महाभारत का फारसी अनुवाद, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। तो महाभारत जो था इसका फारसी अनुवाद क्या था? रजनामा। क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो भी हमारे जो हिंदू के थे वो रामायण है, महाभारत है, मत्स्य पुराण है, और क्या है में उल्लेख देखने मिलता है। ये प्रमुख ग्रंथ है। पूर्ण जनजाति का वर्णन मत्स्य पुराण में, रामायण में, महाभारत में, मतलब प्राचीन ग्रंथों में देखने मिलता है। क्वेश्चन पूछता है किस जनजाति का उल्लेख मध्य प्रदेश की जनजाति का जिसमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, तो आपको बोलना है फुल राइट। क्लियर? और इसे जय संहिता भी बोलते हैं। 1 लाख इसमें क्या होते हैं? श्लोक होते हैं महाभारत में, है ना। पिता यदा ही धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत, ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है? और एक इसका बहुत फेमस, बहुत ही फेमस है, कर्मण्यवाधिकार रखते मां फलेषु कदाचन, और कर्म फलेषु माते संगे कर्मणे, आप जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। ठीक है, बहुत फेमस श्लोक है। क्लियर? रामायण, महाभारत, ये मैंने आपको बता दी थी धार्मिक विशेषताएं यहाँ पर देखने। और क्या देखने मिलता है? ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए, धार्मिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, सामाजिक हो गई, और आर्थिक हो गई। क्लियर हो गया? अब इस पर विशेष देख लीजिए। क्या है विशेष? स्पेशल क्या है इसमें? देखिए, कोल जनजाति, कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पंचायत होती है, इनकी जो पंचायत को क्या बोला जाता है? कि पंचायत को गोहिया, गोहिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोहिया बोला जाता है। तो जो गोहिया के हेड होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? तो गोहिया के प्रमुख होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है गोहिया के प्रमुख को? मुकद्दम, मुकद्दम, मुकद्दम से संबोधित किया जाता है। और आपको पता होगा इनके बारे में विशेष कि ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, जनजाति है। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट है भील, और जनसंख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। दूसरी है गौंड, और मैंने आपको गौंड बताया था कि सबसे ज्यादा जनजाति समूह, तो ग्रुप अगर देखने मिलेगा तो गौंड, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और भील मध्य प्रदेश में देखी है।
ये याद रखिए, पूछ लेता है आजकल के क्वेश्चन में, मिस कर देता है। अगर आप सीधे आजकल ऑप्शन जो बनते हैं उनमें यही कर देगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कोल दे देगा, कोरकू दे देगा, पनिका दे देगा और बैगा दे देगा। आजकल पहला ऑप्शन हटा दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, इसलिए थोड़ा सा उसको दो तीन थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे, आपका शायद तक काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में तो ये दो है नहीं, तो कौन सी ट्राइब होगी, कोल। क्लियर, ये हो गई हमारी कौन सी जनजाति, क्लियर। एक बार देखिए, क्या देखा हमने कि कोल जनजाति जो होती है वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है। ये एक संस्कृत एक शब्द होता है मुडारी शब्द से, हो या संथाल आपको झारखंड में देखने मिलेगी। जनजाति होती है हो या संथाल कहते हैं, मुंडिया जनजाति झारखंड में देखने मिलती है। मुंडारी शब्द के हो या गोरू से उत्पत्ति होती है, मतलब होता है मानव, ह्यूमन है। और ये सबरी जाति को अपना वंशज मानते हैं, इसको मानते हैं सबरी। लेकिन आपने रामायण में उसको उल्लेख मिलता है, वंश में सबरी के बारे में पता चलता है। उसके बाद इसका भौगोलिक विस्तार तो पूर्वी साइड के जिले भी नहीं आएंगे, सतना, सीधी, का शहडोल, और एक आपको जबलपुर भी याद रखना है। ये कई बार एलिमिनेट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं जबलपुर दे देगा तो आपको लग रहा है कि पूर्वी साइड तो है नहीं, ये ऑप्शन होगा कि नहीं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कौन सा जिला, जबलपुर। बाद इसकी सब कास्ट होती है, इसकी उप जातियां देखने मिलती है, रौतले, हल्दिया, रोहिया। रोहिया और रोहिंग्या अलग है। एक रोहिंग्या समुदाय जो बांग्लादेश से आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो घुसपैठिया कहलाते हैं, तो हमारे यहाँ पे बंगाल साइड आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे, वो अलग है। तो ये कौन सी है, रोहिया, वर्ड को ध्यान रखिए, ठीक है, रोहिया। और एक होती है मवासी, ये क्या होती है, इनकी सब कास्ट होती है। तो आपको याद रखना है रौतले, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, और एक हल्दिया है। उसके बाद इनकी सामाजिक विशेषताएं देखें हम, सोशल स्पेसिफिटीज देखें, कि पितृ सत्तात्मक होते हैं, है ना, फैक्ट्री साइट्स होते हैं। दूसरा देखा जाएगा तो इनकी जो पंचायत होती है, तो गांव में पहले छोटे छोटे स्तर में जो माल गुजार जो प्रथा चलती थी, है ना, तो उनमें क्या होते थे, माल गुजार हुआ करते थे, वो एक छोटी छोटी हमारे जो गाँव की चीज होती थी, गाँव में ही वहां पर उसको मैंने सॉल्व कर दी जाती थी। छोटी छोटी कोर्ट हुआ करती थी, जो माल गुजार जो जमींदार होते थे यहाँ पे कोर्ट लगती थी। पुराने प्रचलन में ये आजादी के पहले आपको देखने मिलेगा। तो वहीं पर कोई अगर कुछ अपराध हुआ है, अगर कुछ हुआ है, तो वहीं पर जाके क्या करते हैं, हमने एक पंचायत बैठती थी। आपने कुछ सुना होगा, पंजाब में खाम पंचायत भी बहुत फेमस है, तो उसके विवाह के लिए बनी हुई थी। वहाँ की खाम पंचायत भी पंजाब हरियाणा में बहुत फेमस है। तो ये होता है कि वहाँ की जो पंचायत होती है, वहाँ के गाँव के लोग निर्णय कर लेते हैं कि इसको क्या सजा देना पड़ता है, और केस को वहीं सॉल्व कर देते हैं, किसी दूसरे गाँव में नहीं जाते थे। तो जिनका कोई मुकदमा होता है तो वही होती थी पंचायत। वही की जो पंचायत को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, गोहिया। कोई भी पंचायत होती है, क्या कहते थे, गोहिया कहते थे। क्या कहते थे, गोहिया। और पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा जो है उसका प्रचलन यहाँ पे देखने नहीं मिलता, बाकी कास्ट में हमें देखने मिलता है। जो बाकी ट्राइब हमने देखे, वहाँ पे हमें पर्दा प्रथा देखने मिला, मगर यहाँ देखने मिला। संयुक्त परिवार तो कॉमन है, ज्वाइंट फैमिली आपको देखने मिलती है इसमें। और ये भी गहने प्रिय होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा भी गहने और आभूषण प्रिय जनजाति आएगी है, कौन सी, बंजारा। वो बहुत सजने संवरने का शौक रखती है, वो एक घुमंतु या नोमैडिक कहते हैं, वो मतलब घूमकर अपना जीवन यापन करती है, तो हम कहते हैं बंजारा। और वो ट्राइब कहाँ मिलेगी आपको, पश्चिम और पश्चिम साथ देखो, गुजरात, राजस्थान की साइड में गहना प्रिय होते हैं, और साथ ही साथ गुदना प्रिय होते हैं। गुदना की जो प्रथा है, हमें एक आर्ट कहाँ देखने मिलती है, बिहार में। फिर इनकी आर्थिक विशेषताएं देखें, इनका जीवन यापन कैसे चलता है, ये कृषि करते हैं, और कृषि के साथ ये मजदूर भी होते हैं, ये श्रमिक होते हैं। क्या होते हैं, श्रमिक भी होते हैं, ठीक है। एक और आप लोग एक प्रथा सुने होंगे, बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। बहुत पुरानी प्रथा चलती थी, और आजादी के पहले बहुत देखने मिलती थी। क्या होता था, एक बार आप किसी के यहाँ पे, अगर आपके पिताजी किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आने वाली जितनी भी वंशज होती थी, वो या उनसे कभी कोई ऋण लिया हो, अगर लोन लिया हो वो, और अगर लोन लेने के बाद वो वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है, उनका ब्याज बढ़ता रहता था। वो ब्याज बढ़ता रहता, तो जितने भी आने वाले वंशज होंगे, सारे के सारे वंशज क्या होंगे, उनके यहाँ पे काम करेंगे। इस प्रकार की पुरानी प्रथा देखने मिलती थी, कॉन्ट्रेक्ट मजदूर। फिर सरकार ने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। ये कहाँ करते हैं, ये मुख्यतः कारखानों में और खदानों में काम करते हैं, ठीक है? कारखानों में, फैक्ट्रीज में
और माइंस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज होती है, माइंस होती है, वहां पे काम करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम भी आया था 1881, बताया था, भूल गए। और दूसरा आया था 1882 में। तो क्वेश्चन आते हैं 1881 में कारखाना अधिनियम आया था, फैक्ट्री एक्ट, और दूसरा आया था 1882 में। तो पहला आ रहा है तो पहले से याद रखिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरे से याद रखिए। माइंस। उसके बाद हमने इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं देखी, इनकी कल्चरल क्या क्या होता है। एक हमने विवाह देखा, हिंदुओं जैसे इसमें विवाह का प्रचलन होता है, जैसे हिंदुओं में जैसे विवाह होता है ना, वैसे यहाँ पे हमें विवाह देखते हैं। नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, कोल दहका। कौन सा? कोल दहका। कोल दहका क्या होता है? नृत्य यहाँ पे देखने मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पर्व जो मनाते हैं हिंदू जैसे मनाते हैं, अमावस्या मनाते हैं, हरियाली तीज मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। और इसके बाद धार्मिक विशेषताएं देखें तो वही है, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं ये। हिंदू देवी देवताओं में हनुमान जी आते हैं, शंकर जी आते हैं, गंगा, यमुना और आदि और भी जो प्रमुख देवताएं हैं। के बाद कोल जनजाति का जो वर्णन है ये प्रमुख ग्रंथों में भी देखने मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में देखने मिलता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा इसको लिख लीजिए, प्राचीन प्राचीन ग्रंथों में देखने मिलता है, एंशिएंट ग्रंथों में देखने मिलता है। जिनमें से हमने बताया था मत्स्य पुराण, जो सबसे पुरानी पुराण कहा कही जाती है, उसमें देखने मिलता है, और उनकी संख्या कितनी होती है? 18। एक हमने बताया था रामायण काल में भी इनके बारे में देखने मिलता है, जो 7 खंडों में बटी हुई है, ठीक है, जिनमें 24,000 लोग होते हैं, और जो वाल्मीकि द्वारा रचित है। वाल्मीकि द्वारा रचित है। और तीसरी होती है महाभारत। महाभारत हमने इसको बताया था, इसका फारसी अनुवाद क्या होता है? रचनामा। आपने इनके बारे में देखने मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया था आपको कि विष्णु पुराण ये मौर्य के समय देखने मिलती है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के समय देखने मिलती है, और वायु पुराण गुप्त वंश के समय देखने मिलती है। क्योंकि तो बहुत सी पुराण है, गरुड़ा पुराण भी होती है, ऐसे 18 पुराण है। और इंपॉर्टेंट है कौन सी? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन आ चुका है कि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार है वो किस पुराणों में आपको देखने मिलते हैं? तो क्या बोलोगे? मत्स्य पुराण। और 18 अवतार शंकर भगवान के लिए। ऐसे 24 अवतार माने जाते हैं, इनकार्नेशन माना जाता है विष्णु जी का, पर जो प्रमुख है वो 10 है। तो कलयुग में कौन से आएंगे? कलयुग में कौन सा कलगी अवतार आएंगे? फिर इसके बाद हमने कोल जनजाति को देखा था कि कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है। पंचायतों की पंचायत क्या बोलते थे? गोहिया बोलते थे, और गोहिया का जो हेड होता था उसे हम क्या बोलते हैं? मुकद्दम। क्या बोलते हैं? मुकद्दम बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी जनजाति है, पहली है भील, गौंड, कोल। और एक फैक्ट और लिखिए इसमें, कम गोत्रीय कम गोत्रीय विवाह वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। कम गोत्रीय क्या होता है? गोत्र होते हैं, अपना अपना गोत्र होते हैं, सेम गोत्र में क्या होता है? शादी नहीं होती। कश्यप होता है, भारद्वाज होता है, इस प्रकार के जो गोत्र होते हैं, तो क्या होता है? सेम गोत्र, कास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, गोत्र, गोत्र अलग चीज है, ठीक है। जो समगोत्रीय जो विवाह होता है, तो सेम गोत्र है, तो अगर कश्यप कश्यप है तो कश्यप कश्यप से शादी नहीं होगा। इस टाइप का इसमें प्रश्न देख रहे हैं। ये हो गया हमारा कौन सी ट्राइब? गोल्ड ट्राइब। क्लियर? समझ में आया? अगला लिखिए, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक ट्राइब को और लिख लीजिए, अगरिया। अगरिया को थोड़ा सा देख लें, एक दिन की और बची है, फिर ट्राइब सारी पूरी हो जाएंगी, है ना। अगरिया बहुत सी ट्राइब पर हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जो प्रमुख है क्वेश्चन बनते से पूरी ट्राइब कवर कर रहा है।
अगर यह किसकी एक शाखा थी, अगर यह ट्राइब, मैंने आपको बताया था कि गौड़ जनजाति जो होती थी, गौड़ जनजाति की एक उप शाखा है, उप शाखा है। मैंने आपको बताया था ना, प्रधान बताया था जो पूजा करते हैं, कोयला भूतिस बताया था, तो भूत लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। कोयलस बताया था जो पढ़ने का काम करते हैं, पूजा बताया था जो तांत्रिक का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है अगरिया। अगरिया मतलब जो लोहे का काम करती है। एक प्रमुख देवता कौन से है, ये क्वेश्चन आता है। लोहासुर। कौन है, लोहासुर कौन है, लोहासुर। वो लोहे का काम करते हैं ना, कहते हैं लोहे का इन्वेंशन इन्हीं ने किया है ना, इसलिए वेरियर एल्विन है, उन्होंने एक किताब लिखा द अगरिया करके। उस द अगरिया में उन्होंने बताया कि इनके निवास स्थान को धरती भट्टी कहा जाता है। लोहा कहाँ बनता है, भट्टी में बनता है। तो जो वेरियर एल्विन करके जो व्यक्ति है, उन्होंने एक किताब लिखी, वो बहुत से जनजातियों पर बहुत सी किताब लिखे हैं। द अगरिया करके किताब लिखी, उनके बारे में पढ़ना है कि इनके निवास स्थान को धरती कहा जाता है। गौड़ जनजाति की एक उप शाखा है, और ये क्या करते हैं, ये लोहे गलाना और लोहे की वस्तु को बनाना इनका प्रमुख काम रहता है। और इसके अगर कभी ऐसा भी पूछ ले, अगर इसके लोहे की और भी अगर कभी पूछ ले, आयरन जो होता है, आयरन नंबर 1 कौन है बताइए, भारत में सबसे ज्यादा लोहे कहाँ मिलता है, दुनिया में कहाँ मिलता है, चाइना। और भारत में कहाँ मिलता है, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा देखने मिलता है। और लोहे का अगर हम देखेंगे, इसके और भी ऐसा होते हैं या और होते हैं, उसका एक कोड लिख लीजिए, महल। क्वेश्चन आता है, महल। महल मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, हीमोटाइट, हीमोटाइट और इसका होता है मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट, हीमोटाइट, हीमोटाइट। आपने सुना होगा ना, ऑक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। गैलेना किसका होता है, शीशा का होता है। वैसे ही मैग्नीटाइट, हीमोटाइट, हीमोटाइट किसके होते हैं, लोहे के। क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, बटन करके लिखिए इसको। याद आता है मुझे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ, क्लास में मुझे याद आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो मैग्नीटाइट, हीमोटाइट, हीमोटाइट किसके आइसर है, किसके ओर है। और बॉक्साइट तो बहुत पूछता है, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट को याद करने का बहुत इजी तरीका है, बा याद रखना। आपको बा आएगा मतलब बा से बालाघाट में मध्य प्रदेश में मिलता है। बा में कुछ करके बोलेगा उड़ीसा, उड़ीसा चले जाना भारत में साइड। और बा आएगा तो बीपा करके एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बॉक्साइट होता है। लगभग 30 साइड आपको पढ़ते जाना है। बालाघाट, बालाघाट तक बीपा, उड़ीसा के बाद इस साइड और आगे निकल जाओ तो आपको बीपा जगह मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में जो नॉक आपको देखने मिलता है ना, ये वाला जो नॉक वाला एरिया, ये बीपा है। ये बीपा है मतलब ये बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये सब। तो मैग्नेटाइट, हीमोटाइट, हीमोटाइट ये क्या होते हैं, इसके ऐसा होते हैं ना, और होते हैं। क्लियर, चलिए उनका है अगरिया। अगरिया की सब कास्ट तो कोई है नहीं, ये ऑलरेडी सब कास्ट है, इसलिए बॉन्ड। क्लियर। अब इसकी सामाजिक देख लीजिए कि बॉन्ड की होती थी, वही होती है। सामाजिक स्थिति देख लीजिए, सामाजिक स्थिति देख लीजिए, सामाजिक स्थिति देख लीजिए क्या होगी, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, पैट्रिसाइड कहते हैं ना। ऐसे पूरा का पूरा समाज ही बन गया है, मगर अब थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की। फिर सत्तात्मक होते हैं, दूसरी चीज गहना प्रिय होते हैं, गहना प्रिय होते हैं। देखने मिलती
के सकारात्मक गहना प्रिय होते हैं। जैसे गौड़ जनजाति में चलाता था बधु, बधु प्रचलन, ये सब कॉमन है। बधु प्रचलन, दूसरा मैंने आपको बताया संयुक्त परिवार, सब में कॉमन है। उसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे, आर्थिक स्थिति क्या करते होंगे, आर्थिक विशेषताएं क्या होंगी इनकी बताइए। और कृषि के साथ और क्या करते हैं, ये लोहे का काम करते हैं ना, लोहे का सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा इनका। कृषि तो करेंगे, कृषि तो हर कास्ट कर रही है। कृषि के साथ साथ लोहे की वस्तु का निर्माण करते हैं, ये इनका मुख्य व्यवसाय है लोहे, इसलिए तो इनको अगरिया कास्ट कहते हैं अपन, है ना। लोहे के साथ साथ लोहे की वस्तु का निर्माण करते हैं। आयरन का, और आयरन क्या है, मेटल है क्या है, नॉन मेटल, आयरन क्या है, मेटल है नॉन मेटल, धातु की अधातु है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ये हुआ गोल्ड हुआ, चांदी हुई, तो क्या है, एक मेटल है। क्वेश्चन सर, क्या सिंबल होता है आयरन का, क्या होता है, इसकी कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ज्यादातर वुमेन में देखने मिलता है, स्त्रियों में देखने मिलता है, एनीमिया। और एनीमिया को उन्मूलन या एजुकेशन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कौन सा अभियान चला रही है, कौन सा अभियान, लालिमा, कौन सा अभियान चला रही है, लालिमा। ये 2016 का है, क्वेश्चन आया हुआ है। और तो दस्तक है, दस्तक अभियान एक चला रही है, दस्तक अभियान 2.0 चला रही है, घर घर जाके क्या होती है, जो कुपोषण, जो माल न्यूट्रिशन देखने मिलता है उनको दूर करते जा रही है। और अभी दस्तक अभियान एक और चालू हो गया है, जो जाके कोरोना के बारे में जानकारी दे रही है, लेकिन पहले ये कुपोषण के लिए थी। मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत ज्यादा देखने मिलता है, और उसमें से कौन सा शिवपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था, कुपोषण जिला कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का यूरोपिया कहा जाता है। अफ्रीका आप जाओगे वहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न मतलब होता है जो गाय के सींग होते हैं, उसके नॉर्थ से अफ्रीका में जो एरिया दिखते हैं वहाँ पे कुछ जिले हैं, कुछ कंट्री है, सोमालिया, इरिट्रिया, हाँ हाँ, सोमालिया है ना, इरिट्रिया है, और जिबूती है, ये साउथ सुडान है, कुछ वहाँ पे क्या है, कंट्री है, वहाँ कंट्री का बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इनकी आर्थिक विशेषताएं हो गई, कृषि के साथ साथ लोहे की वस्तु का निर्माण करते हैं, ये इनकी आर्थिक हो गई। आर्थिक के बाद अब क्या आता है, सांस्कृतिक विशेषताएं तो कुछ स्पेशल नहीं है इनकी, जो गौड़ की है वही है। क्या है, सिर्फ विवाह वही प्रचलन है जो गौड़ जनजाति में है, आप लिख सकते हैं जो गौड़ जनजाति में प्रचलन है। दूध लौटावा, दमसेना, तड़ विवाह, पटवारी विवाह, जो गौड़ जनजाति में है। हाँ, नृत्य भी वही देखने मिलेगा, मीना, गोंडी, मोचो, हाँ, आप उससे देख सकते हैं गौड़ जनजाति से। गोंडी मोचो, अपर भी ये वही मनाएंगे, गौड़ जनजाति में। उसके बाद क्या बचा हमारा, धार्मिक, धार्मिक लिखिए, धार्मिक विशेषताएं क्या है, क्या है हमारे यहाँ पे धार्मिक विशेषताएं, भाई इनकी धार्मिक विशेषता में ये कुछ प्रमुख देवता होते हैं, कौन से, लोहासुर, याद रखिए इनकी धार्मिक विशेषता इंपॉर्टेंट है, लोहासुर को मानते हैं। अब यहाँ पे बड़ा देव महादेव मत लिखिए, वो गौड़ जनजाति की ट्राइब्स मानती है, मतलब उनकी सब कास्ट मानती है। ये कौन सी मानती है, ये अगरिया की बात कर रहा है ना, तो गौड़ जनजाति की सब कास्ट है, अगरिया उसकी बात कर रहा है, जो लोहे का काम करती है, उनका प्रमुख देवता कौन सा है, लोहासुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसके बहुत प्रचलन है, काली मुर्गी की बलि देते हैं, काली मुर्गी की बलि का प्रचलन है, इनमें देखने मिलता है।
कौन सी मुर्गी? काली। हाँ, और काली मुर्गी से आपको एक चीज और याद आ रहा होगा, कड़कनाथ। कड़कनाथ ये झाबुआ का है और इसको जीआई टैग दिया था 2018 में। हाँ, और मैंने बताया था इसकी एक स्वर्णगिरी करके कर्नाटक में भी देखने मिलता है। कर्नाटक में कड़कनाथ की एक वैरायटी देखने मिलती है, इसका नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी आप लोग जानते होंगे, कर्नाटक में कोयले के लिए बहुत फेमस है। कोलार चीजें पाई गई उसी पर डिपेंड थी। तो क्या है, उस स्वर्णगिरी से आप सोने से वहां पे याद कर सकते हो उस पौधे की। हाँ, कड़कनाथ की जो वैरायटी हमारे यहाँ मिलती है, यही वैरायटी कर्नाटक में स्वर्णगिरी के नाम से जानी जाती है। तो जीआई टैग 2018 में कड़कनाथ को दिया गया है और यहाँ पे झाबुआ साइड में काली मुर्गी से याद आया तो मैंने बता दिया। और काली मुर्गी बलि देते हैं किसका? अनहरिया जाति में अपने प्रमुख की देवी देवताओं में बलि, है ना? और जो बलि है ये प्रचलन हुआ करता था, ये वेदों में मतलब जो ऋग्वेद है वहां में भी बलि मतलब बलि देते हैं ना, मतलब राजा टैक्स के रूप में नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को बलि देते हैं टैक्स के रूप में। भगवान आप बलि मन्नत कर दो, आपको बलि देंगे। एक प्रकार से भगवान को क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। जो बलि शब्द का उपयोग किया था, क्वेश्चन आता है जो ऋग्वेदिक काल में वहां पे बलि शब्द यूज किया जाता है, टैक्स जाता है, टैक्स किया जाता है, समझ आ रहा है? आयकर कहते हैं इसको, क्लियर? तो ये इनकी कुछ धार्मिक विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद एक और लिख लीजिए, कुछ विशेष में लिख लीजिए। विशेष में क्या विशेष है? मैंने बताया था कि वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन की किताब, वेरियर एल्विन की किताब है द अगरिया। बस आपको याद रखना है, जब गीत करके जो बुक बताया था वो बस कौन लिखे थे, नायक साहब ने लिखा था। बाकी गॉड एंड वोटिंग करके भी लिखे थे, किसने लिखे थे? वेरियर एल्विन ने लिखा था। द अगरिया करके जो किताब आई थी किसने लिखा था? लिखा था वेरियर एल्विन ने लिखा है। तो द अगरिया किताब में उन्होंने बताया था कि इनके निवास स्थान को, निवास का जो निवास स्थान है, का जो निवास स्थान है, इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? धदकती, धदकती भट्टी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, भील जो जनजाति होती है उनके निवास स्थान को फैलिया कहा जाता है, कू कहा जाता है, बताया था। भील जनजाति होती है उनके निवास स्थान को क्या बोला जाता है? फैलिया या कू कहा जाता है। वैसे ही हमारी अगरिया जनजाति है, इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? धदकती भट्टी। याद रख सकते हो लोहा कहाँ पे भट्टी में बनता है, तो भट्टी का आप याद रख सकते हो कहाँ पे? धदकती भट्टी, क्लियर? और जो भील जनजाति है वहां पे फैलिया, क्वेश्चन आया हुआ है, फैलिया या कू कहा जाता है। उनका जो निवास होता है, वहां पर उनके जो घर होते हैं उनका फैलिया कहते हैं, और वो जिस स्थान में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोला जाता है। जैसे एक एक्समो जनजाति है, ये पाई जाती है कनाडा साइड, ग्रीनलैंड साइड देखने मिलती है, ये विश्व की जनजाति है, तो इसके जो निवास स्थान को इग्लू कहा जाता है, बर्फ से बने होते हैं। क्या है? एक खिड़की जनजाति होती है, जिसा कहा जाता है, ये रशिया साइड देखने मिलती है। मध्य एशिया की जनजाति होती है, बहुत सी जनजाति होती है जिनका अलग अलग क्या होता है, घर होते हैं, क्लियर? इस प्रकार से हमारी ये अगरिया ट्राइब कंप्लीट होती है। इसके क्या क्या लिखिए एक बार देख लीजिए। अगरिया जो एक सब कास्ट है किसकी? कौन ट्राइब। और इनका मुख्य काम क्या होता है? लोहा गलाना और लोहे की बनी वस्तु को बनाना, है ना? और जिनके प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं? लोहासुर, है ना? और लोहे का कुछ मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं जिसका कोड है महल, मैग्नेटाइट, हीमोटाइट और लीमोटाइट। उसके बाद मैंने बताया था सामाजिक स्थिति में पितृ सत्तात्मक देखने मिलता है,
फिर सत्तात्मक देखने मिलते हैं, गहना प्रिय होते हैं, वधु प्रचलन, ब्राइड प्राइड, जॉइंट फैमिली, ये सब इनकी सामाजिक है। आर्थिक में देखेंगे तो कृषि के साथ साथ लोहे की वस्तु का भी निर्माण करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोहे की वस्तु का निर्माण करते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक विशेषताएं अगर देखेंगे तो इनमें विवाह जो गौड़ में प्रचलन है, गौड़ जनजाति में दूध लटावा, लमसेना और नृत्य जो है वो गौंडी और गोचो, मीना नृत्य, ये सब इसमें क्या है। अगर इसकी धार्मिक विशेषताएं बताएंगे तो ये लोहासुर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। लोहासुर के प्रमुख देवता होते हैं काली मूर्ति, बलि देते हैं, काली मूर्ति की बलि देते हैं अपने देवता को, मतलब इनका देवते कौन से हैं, लोहासुर। यह कड़कनाथ आपको एक बताया जिसको जीआई टैग मिला है 2018 में, और इसी की एक वैरायटी कर्नाटक में मिलती है जिसको कहते हैं स्वर्णगिरी। ये देखिए, और इसके विशेष में मैंने आपको बताया था कि वेलियर एल्विन की एक किताब है द अगरिया, और ये अपनी किताब में लिखते हैं कि इनके निवास के स्थान क्या कहते हैं हम, गदक्ति भट्टी। कर ले।